जलवानी साहब क्या हो गया तुम्हें यार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गुज़िश्ता रोज़ इसी वक्त मैं घोटकी में था और वहाँ भी मेरे ऊपर केस था कि न जाने मैंने पुलिस की काम में रुकावट डाल दी। इलेक्शन केस 2019 का केस में कल इसी वक्त मैं घोटकी की अदालत में था और आज मैं कराची दहशतगर्दी की अदालत में हूँ। कभी मलीर की अदालत में होता हूँ तो कभी दहशतगर्दी में, कभी घोटकी में, कभी उमरकोट में, और किसी शहर में मुझ पर फायरिंग कर दी जाती है, कहीं पथराव कर दिया जाता है, कहीं हमला कर दिया जाता है। मतलब हलीम आदिल का कसूर मुझे बता दिया जाए। मैं सिंध के अवाम से कह रहा हूँ, पाकिस्तान के अवाम से कह रहा हूँ कि मेरा कसूर बताया जाए कि मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं सिंध हुकूमत की करप्शन को मैं नाकाम करता हूँ। कल मैं घोटकी की अदालत में, मलीर की अदालतों के मैं चक्कर लगा रहा हूँ, दहशतगर्द मैं बन गया हूँ, हमले मुझ पे हो रहे हैं। हलीम आदिल का कसूर क्या है? कसूर ये है कि मैं इनकी करप्शन को मैं नाकाम करता हूँ, मैं इनकी नाअहलियों को मैं नाकाम करता हूँ, मैं सिंध के अवाम की जंग लड़ता हूँ, सिंध के मसाइल की जंग लड़ता हूँ, सिंध के ऊपर बात करता हूँ। और दूसरी जानिब तो माशाल्लाह एक हमारे सीनियर सहाफ़ी ने पता चला कि गुज़िश्ता 7 महीने में सिंध एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की जानिब से एक केस चालान हुआ है कोई हेड कांस्टेबल का गुज़िश्ता 7 महीने में। तो क्या आप साहब, क्या सिंध करप्शन से पाक हो गई है? मतलब सिंध एंटी करप्शन ने एक केस चालान किया है कोई हेड कांस्टेबल साहब का है और उसके अलावा लगता है सिंध में कोई करप्शन नहीं है, क्योंकि ये सिंध का एंटी करप्शन के लिए बना हुआ है। तो बात यह है कि मैं आज भी यहाँ हाई कोर्ट में पेश हुआ हूँ। हमारे वकला साहिबान अभी तफसील उसकी बताएंगे। 30 तारीख की फिर तारीख मिल गई है। हमने कहा दहशतगर्दी का केस बनता नहीं है। ये दहशतगर्दी कहाँ से हो गई? दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं हैं। और ये जो माशी दहशतगर्द हैं, मेरी जंग सिंध के माशी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है। मेरी जंग वो दहशतगर्द जिनकी वजह से गंदा पानी सिंध के लोग पी रहे हैं, स्लो पॉइजनिंग हो रही है, मैं उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हूँ। मैं उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हूँ जो कच्चे के डाकुओं को पक्के के डाकू के तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हूँ। मैं उन हुकूमती दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हूँ जो कुत्ते की वैक्सीन नहीं देते, जो एड्स की दवाई नहीं देते, जो स्कूलों में किताबें नहीं देते, हस्पतालों में दवाइयाँ नहीं देते। और आज वज़ीर आला साहब ने टीम तब्दील की, उमर बिलावल साहब ने अपनी टीम तब्दील की है। मैं कहता हूँ ये जितने रेलू कट्टे भर्ती कर लो, आखिरी बारी अब जरदारी। ये बारियां ले रहे हैं कि चलो तुम्हारी बारी भी ले लो, तुम भी बारी ले लो, तुम भी ज़रा मज़े ले लो, मुर्तज़ा वहाब तुम भी ज़रा खिलौने से खेल लो। कराची खिलौने के तौर पे दे दिया मुर्तज़ा वहाब को। इनका नारा था ना, अगली बारी अब जरदारी, आखिरी बारी अब जरदारी। फिनिश। माशाल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पीपल्स पार्टी की सियासत सिंध में ख़त्म हो चुकी है और अब खेलने के लिए चलो आखिरी है, चलो जाते जाते तुम भी थोड़ी सी खेल लो, तुम भी खेल लो, तुम भी खेल लो, तुम भी खेल लो। ये वो होता है जब कोई मैच हार चुका होता है तो फिर टेस्ट किए जाते हैं आखिर लोग कि चलो यार मैच तो हार चुके हैं, चलो सबको ज़रा थोड़ा थोड़ा चांस मिल जाए। जिस अंदाज से इन्होंने कैबिनेट में तब्दीली की है, और मैंने वकला साहिबान से कहा है कि अदालत में जाइए, हम इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे कि एक एक वज़ीर ने जो 4-4 ओहदे और 4-4 मिनिस्ट्रीज़ रखी हुई, 4-4 ऑफिसेज़ वो एंजॉय कर रहा है। मैं समझता हूँ कि आइनी तौर पे एक वज़ीर ज़्यादा ऑफिसेज़ होल्ड नहीं कर सकता है। उसके अलावा मुर्तज़ा वहाब साहब तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आइन के आर्टिकल 270 तहत कल तक तो वो थे, वो तर्जुमान भी हैं, वो इन्वायरमेंट के मशीर भी थे, अब तो शायद वो चेंज हो गई है। कोस्टल डेवलपमेंट भी उनके पास रही है, कानून भी रहा है। सारे जितने भी मुर्तज़ा वहाब साहब की पर्सनैलिटी पे कोई हमें इशू नहीं है, मुर्तज़ा वहाब साहब की परफॉर्मेंस पे इशू है। आज जितने भी सिंध में गैर कानूनी काम होते हैं उसकी कानूनी सरपरस्ती मुर्तज़ा वहाब की मिनिस्ट्री करती है। जितनी लॉ मिनिस्ट्री से जो समरीज गुजरती हैं गैर कानूनी कामों के लिए, उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मुर्तज़ा वहाब साहब मुहैया करते हैं। जिस तरीके से बिलावल साहब एक पर्ची की पैदावार है, एक वसीयत की पैदावार है, मुर्तज़ा वहाब साहब विरासत की पैदावार है। मुर्तज़ा वहाब साहब ने क्या किया? एक बड़ी खातून थी, हम उनकी वालदा साहिबा एक बड़ी लीडर थी, हम उनकी कदर करते हैं। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब सन कोटे पे आने वाला एक वो रिजेक्टेड शख्स जिसको कराची के अवाम ने
रिजेक्ट कर दिया है। एक रिजेक्टेड शख्स जिसकी इमरान इस्माइल जमानत जब्त करा चुका है, उसको कराची पे बिठा दिया गया है। चंद हज़ार वोट लेने वाला शख्स कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है। पीपल्स पार्टी कराची को खिलौना समझ रही है। कराची से पूरा सिंध चलता है, कराची शहर से पूरा मुल्क चलता है। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि चूँकि जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान PCIC बनी, 1100 अरब के पैकेजेस की बात हुई, प्रोजेक्ट्स की बात हुई, उसके अंदर मुर्तज़ा वहाब साहब की जिम्मेदारी थी। उसके अंदर उसमें तय किया गया था कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑनेस्ट प्रोफेशनल ऑफिसर लगेगा कंसेंसस से या कंसल्टेशन से। ना कंसल्टेशन हुई, कंसेंसस तो हुआ ही नहीं, कंसल्टेशन भी नहीं हुई, ना कोई अफसर लगाया गया, एक सियासी अफसर लगा वो एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि कराची ये दुश्मनी की गई है। वो जो 1100 अरब के प्रोजेक्ट्स थे, जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान रोकने की कोशिश की गई है, और कराची दुश्मनी को मैं सिंध दुश्मनी तस्वर करता हूँ, और सिंध दुश्मनी पाकिस्तान दुश्मनी है। तो पीपल्स पार्टी इस शहर की तरक्की नहीं चाहती है। पीपल्स पार्टी जब हम काम करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये SIDCL जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। मैं कहना चाहता हूँ ये पिछले 3-4 दिनों में, मैं तो था नहीं, मैंने देखा है कि जैसे ही इमरान खान ने ऐलान किया कि मैं आ रहा हूँ सिंध के डाकुओं से निमटने के लिए, वफाकी इदारे एक्शन में आ रहे हैं। जिस तरीके से इमरान खान साहब ने कहा कि पॉलिटिकली मैं सिंध के अवाम को रिलीफ देने के लिए आ रहा हूँ, मैं सिंध के अवाम से रब्ता करने आ रहा हूँ, मैं सिंध में जलसे जुलूस करने आ रहा हूँ। इमरान खान साहब सिंध में आ रहे हैं, उसके बाद बौखलाहट का शिकार हो गए। बिलावल जरदारी साहब, पूरा जरदारी टब्बर जो है बौखलाहट का शिकार होकर टीम तब्दील कर रहे हैं, मुर्तज़ा वहाब को लगा रहे हैं। टीम तब्दील करें या कुछ करें, सिंध के अवाम को इन कच्चे के और पक्के के डाकुओं से निजात दिलाई जाएगी। सिंध के अवाम को इन मनशियात फरोश पुलिस और मनशियात फरोश सियासतदान जो है उनसे निजात दिलाएगी। सिंध को मनशियात से निजात दिलाई जाएगी। आज मैं कहना चाहता हूँ कि ATC कोर्ट है, IG साहब की तस्वीर है, आज मैं शेयर करूँगा। एक वो शख्स जिस पे कई केसेस हैं, IG साहब ये PPIG उसके दफ्तर में जाके उससे मिल रहे हैं। IG साहब जिन पे पता नहीं बम धमाकों के केस ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर, क्रिमिनल्स के साथ जाके वो उनको तसल्ली दिला रहे हैं, उनके साथ तस्वीरें बनवा रहे हैं। आज सिंध में वज़ीर आला सिंध के साथी MNA के भाई के पुलिस की गाड़ी से 70 किलो 67 kg मीरपुर खास में SHO के घर से 4 अरब के छापा मंशियात मिल रही है। डाकू वीडियोस डाल रहे हैं, मोटरवे पे हमले हो रहे हैं, वज़ीर को धमकियां दी जा रही हैं, पुलिस को मार के APC पे डांस किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ सिंध के हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन तय कर लिया गया कि इंशाअल्लाह वफाकी हुकूमत अपना भरपूर किरदार अदा करेगी और सिंध के अवाम को रिलीफ प्रोवाइड करेगी। वहाँ भाई टैक्निकल बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा केस था काफ़ी सप्लाई करने के लिए, हम मुसलसल आ रहे हैं। अभी तक हमें 245 की कंप्लाइंस होती है, काफ़ी सप्लाई करें, वो नहीं हुई। और हमारी एप्लीकेशन भी पेंडिंग है 23 की कि भाई इस केस को ऑर्डरी कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन ना उसकी सुनवाई हो रही है। आप देखिए प्रोसिक्यूशन कितनी सीरियस है केस चलाने में। ATC का केस तो बना दिया, लेकिन पिछली हम 8-10 डेटों से आ रहे हैं कि हमें ये जो केस बनाया इसकी आप कापी दें, अभी तक वो कापी भी नहीं मिली। और हमारी एप्लीकेशन इस वजह से रुकी हुई है कि वो हमें कापी मिले तो हम उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करें, उसको डिले टेक्स्ट किए जा रहे हैं। ATC का मतलब होता है 7 दिन में केस चला करके ख़त्म करो। जब तक कि आप लोग को ये मालूम है कब से आप भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, तकरीबन 6 महीने होने वाले हैं, तो न केस चला है, न कापी सप्लाई होती है, न प्रोसिक्यूशन का कोई नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद होता है। आते हैं, डेट ले जाते हैं। हम ये कोर्ट से तवक्का करते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए हमारी एप्लीकेशन डिसाइड करें। लेकिन अभी आपको भी मालूम होगा कि कैबिनेट डिवीज़न ने ये नोटिफिकेशन इशू करना है कि इस केस को वफाकी लेवल तक देख करके इसमें एक रिपोर्ट सबमिट करें। देखें, ये कोई ATC का केस तो बनता नहीं है। एक अपोजिशन लीडर अपना वोट कास्ट करने जाता है, उसमें स्टेट खुद वो जो कंप्लेनेंट बन करके उनके ऊपर जो है केस फाइल करती है कि ये टेररिस्ट है, कहीं से केस नहीं बनता। हमारी ये कोर्ट से उम्मीद है, तवक्का करते हैं कि इस केस को ऑर्डरी कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाएगा और 30 तारीख तक ये केस मुलतवी हुआ है। अभी ये जी कैबिनेट ने कि केस चल नहीं रहा, इसी तरह के केसों में सजा होती है, असल केसों में सजा नहीं होती। अगर हम ये कहते हैं कि इसको असली कोर्ट में भेजा जाए, असली कोर्ट में भेजा जाए, ऑर्डिनरी रेगुलर कोर्ट में जाके चलाया जाए। JIT जो है कैबिनेट ने फैसला किया था कि JIT बनाई जाए
اور انشاءاللہ عنقریب وہ GIT کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس تو چونکہ ان کی غلام بن چکی ہے, ان کے گھر کی لونڈی بن چکی ہے, جب GIT بنے گی تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا. شکریہ جی. اچھا آپ نے کہا عمران خان صاحب سندھ تشریف لا رہے ہیں, وہ انہوں نے 2-3 کراچی کے لیے پیکیجز کا اعلان کیا تھا, تو توقع رکھیں, آپ اپوزیشن لیڈر ہیں اور آپ PTI سے تعلق ہے آپ کا, تو بتائیں وہ کراچی کے عوام کو خوشخبری کب ملے گی, وہ پیکیجز کب یہاں کب آ جائیں گے؟ جناب علی, جو 1100 ارب کے جس پروجیکٹس کا اناؤنس کیا گیا, سب سے پہلے پچھلے سال وہاں لوگ گندے نالوں میں ڈوب گئے تھے, تو کراچی میں یہ گجر نالہ دیگر نالوں میں لوگ بیچارے اس کچرے کی وجہ سے, اس سالڈ ویسٹ کی وجہ سے, تو الحمدللہ 35 ارب سے گجر نالہ, اورنگی نالہ اور محمود آباد نالے پہ کام شروع ہو چکا ہے. گرین لائن اس سال ستمبر میں روڈ پر نظر آ رہی ہے, فائر بریگیڈز نظر آ چکی ہیں, K4 وابڈا کے حوالے ہو چکا ہے. کراچی کے پانی کا منصوبہ جو 13 سال سے ایک بوند انہوں نے نہیں دیا, وہ وابڈا کے حوالے ہو کر اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو چکا ہے. موٹر وے جو میں پورے سندھ کی بات کرتا ہوں, میں سندھ میں کھڑا ہوں, کراچی سکر حیدرآباد موٹر وے 204 ارب روپے اس کے منصوبے کے اوپر 8 مہینے سے وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے جامشوروں کی زمین پرووائڈ نہیں کی ہے. فریٹ کوریڈور کے اوپر کام کافی آگے بڑھ چکا ہے, KCR کے اوپر کام آگے بڑھ چکا ہے. ہمارے حوالے جو نالے تھے ان پہ تو کام ہو گیا, بن گئے. سندھ گورنمنٹ نے ایک بھی کام شروع نہیں کیا. تو الحمدللہ کراچی اور اس کے علاوہ تقریباً 10 ارب کے کام SDG گولز کے تحت ہمارے MNAs کے حلقوں میں ہو چکے ہیں. اب آپ دکھا دیجئے, کیمرے لے جائیے, گراؤنڈ پہ چلے جائیے تو نظر آ جائیں گے, اگر سوال کریں گے تو نظر نہیں آئیں گے. اچھا آپ نے سندھ کابینہ میں جو ری شفلنگ ہوئی اس پر تنقید کی ہے, یہ کام تو فیڈرل گورنمنٹ ہائی روز کرتی رہتی ہے, اس وقت آپ کہتے ہیں کپتان کا کام ہے وہ کس کھلاڑی کو کہاں کھلائے, تو یہاں پر کا بھی جو کپتان ہے وہ اپنی مرضی سے کھلاڑی منتخب کر رہا ہے. اس کے یہاں کے کپتان کو حق ہے, لیکن اس کو مشورے کے لیے 15 مشیر کیوں چاہیے؟ معاون خصوصی ملیر, معاون خصوصی سینٹرل, معاون خصوصی ویسٹ, کل یہ بنائیں گے معاون خصوصی کھوکھرا پار, معاون خصوصی اورنگی ٹاؤن, معاون خصوصی ننگر پارکر, معاون خصوصی کندکوٹ. یہ کہ خوف کا عالم ہے. کوئی کبھی آج تک سنا تھا کہ اس کو 15 معاون خصوصی چاہیے ایک ایک ضلع کا؟ یہ اور میں سمجھتا ہوں یہ سب توہین عدالت کر رہے ہیں. اور اتنی زیادہ دیکھیں, جس کو چینج کرنا ہے کرے, لیکن اچانک سے پوری لاٹ کی لاٹ تبدیل کر دینا خوف میں. صرف وہ کہتے ہیں نا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, صرف عمران خان سے کہ میں جلسے کرنے آ رہا ہوں, ہل گئے سارے, لیکن طے ہو چکا ہے. اب ٹیم تبدیل کریں, ریلو کٹے بھرتی کریں, مشیر لگائیں, آخری باری اب زرداری جانا روان دے.